नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। चुनावी तैयारी में बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। विपक्षी खेमे में जहां सेंधमारी की जा रही है तो वहीं चुनावी रणनीति भी तैयार की जा रही है। यूपी की 80 सीटें बीजेपी के टारगेट पर है और इसलिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक पार्टी अपने किले को मजबूत करने में लगी है। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं पूर्वांचल से भी सुषमा पटेल, जगदीश सोनकर के अलावा कई बड़े नेता बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। ये सभी नेता एसपी और आरएलडी से टूट कर आए हैं। योगी की अगुवाई में बीजेपी की रणनीति विपक्ष पर भारी पड़ती जा रही है। आज का मुद्दा इसी पर है, लेकिन उससे पहले ये अहम सवाल ये कि विपक्ष पर भारी पड़ेगी बीजेपी। तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम सवाल, क्या विपक्ष पर भारी पड़ेगी बीजेपी की सेंधमारी? एसपी आरएलडी में तोड़फोड़ जीत दिलाएगा गठजोड़? सवाल ये भी, नए चेहरों से बीजेपी का सपना साकार होगा? सवाल ये भी, साहब सिंह और राजपाल से पश्चिम होगा मजबूत? सवाल ये भी कि विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी तोड़ने में नहीं लगी है, लेकिन एक बात सही है कि 9 साल में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भारत को के विकास को नई दिशा दी है, उससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में और बहुत सारे नेताओं का आना संभावित है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, तो अब निश्चित है कि 80 में से 80 सीट भाजपा के जीतेंगे। देखिए, देश भर के विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे काम नहीं करती है, फिर दूसरी पार्टियों में ताका झांकी करती है और दूसरी पार्टियों के जो नेता काम कर रहे होते हैं जनता के बीच में, उनको ईडी का, सीबीआई का और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखा के अपने यहां ज्वाइन कराने का काम करते हैं। देखिए, आज जो नेता गए हैं उनकी आत्मा अपने दल में रह जाती है और शरीर दूसरी जगह चले जाते हैं डर के कारण। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 20, 25, 30 ज्वाइनिंग हमारे यहाँ न होती हो। और हमारा इंडिया का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी फुटकर में 2-4 लोगों को अगर कहीं से तोड़ लेती है, कहीं से जोड़ लेती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश पर इंडिया हमारा गठबंधन 80 लोकसभा सीटों पर जीतने जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उनका परिचय कराते चले। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, अजय वर्मा नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। भुवन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आए, कुछ लोग 2000 की नोट की तरह थे, आए और चले गए। इस ट्वीट को कैसे देखा जाए और जिस तरह से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, क्या ये मुसीबत है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हमें समझना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो क्यों कहती है कि हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है। और अगर देवतुल्य कार्यकर्ता है तो क्या देवतुल्य कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने को है? और भारत की अगर आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का अगर आप दावा करते हैं तो क्यों आप दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को लेने का काम कर रहे हैं? और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आज बहुत सब जिन लोगों ने आज वहां पर ज्वाइन करा, अधिकतर लोग वो हैं जो मौसम वैज्ञानिक है। इनका अनुभव भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी है, अन्य दलों के साथ पहले भी है। एक आध को मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि मौसम वैज्ञानिक है और मौसम को देख के आज चाहे वो राजभर जी हो, चाहे दारा सिंह चौहान जी हो, चाहे अन्य लोग हों, अधिकतर लोग मौसम वैज्ञानिक होते हैं, समय की देखकर इधर उधर कूद जाते हैं और लेकिन जब उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती और सत्ता बदलती है वो इधर आ जाते हैं। तो ये लोग तो मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से देश प्रश्न पूछ रहा है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कहना चाहता हूं कि कई लोगों को डर दिखाकर, चाहे वो ईडी का हो, चाहे आपको सीबीआई का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, ये डर दिखा के ये लोग लेने का काम करते हैं और क्यों दावा करते हैं कि हम विश्व की बड़ी पार्टी है। हकीकत यह है कि जब से इंडिया विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, इनमें घबराहट है और इनमें चिंता है और इनको पता चुका है कि कर्नाटक और हिमाचल की हार से अब इनका जाना तय हो गया देश से। और अभी जो उपचुनाव का परिणाम आएंगे, जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की देश की जनता ने तय कर दिया है कि इनकी विदाई 2024 में निश्चित तौर पे होने जाएगी। ठीक है, 2024 में क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन अभी जिस तरह से समाजवादी पार्टी में टूट हो रही है उसे लेकर आप क्या बोलेंगे? मैंने आपको बताया, मैंने आपको जितने उदाहरण आपको बताए, ये अधिकतर लोग कौन थे आप इनको देखिए, इनका बैकग्राउंड देखिए, चाहे सुषमा पटेल हो, वो बीएसपी से आई थी सपा में, आप देखिए सभी तो कद्दावर नेता है ना, जो समाजवादी पार्टी या आरएलडी को छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसे अपनी असफलता नहीं मानेंगे, समाजवादी पार्टी से अपनी असफलता नहीं मानेगी। देखिए रंजना जी, मेरे को लगता है जो कैडर है वो कैडर पूरा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन जो लोग मौसम वैज्ञानिक है वो इस तरह का कदम उठाते हैं और ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी की अगर देखेंगे नाव डूब रही है तो निश्चित तौर पर इधर आ जाएंगे। ये लोग तो मौसम वैज्ञानिक लोग हैं। ठीक है आलोक जी, आपने सुना क्या कुछ कहा भुवन जोशी ने, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या हुआ, हम समझ नहीं पा रहे। आलोक जी, आप तक आवाज जा रही है? हाँ, मुझे आवाज जा रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि ये मौसम वैज्ञानिक है, समय समय पर पाला देखकर बदल लेते हैं। और अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी सामने आया कि 2000 के नोट की तरह है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं। तो कितनी बड़ी जीत इसे देखेंगे आप? देखिए, मैं भुवन जोशी जी की बात से शुरू करूंगा। मौसम वैज्ञानिक यानी कि भुवन जी के अनुसार मौसम बदला हुआ है, उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के पद के लिए नो वैकेंसी है। तो जितने भी गठबंधन बना ले समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, कहीं पर भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों के नेतृत्व को, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व रहा हो या समाजवादी पार्टी का नेतृत्व रहा हो, जनता ने नकारा है, पूर्णतया नकारा है। हर चुनाव में नकारा है, लगातार 4 आम चुनाव में नकारा है, चाहे दोनों लोकसभा के आम चुनाव रहे हों या दोनों विधानसभा के उपचुनाव रहे हों। नगर निकाय में खाते तक नहीं खुले इन दलों के। तो इस तरह के दल जो है आज उन नेताओं को कह रहे हैं कि छुटभैया थे और ये मौसम वैज्ञानिक थे। तो जिस समय ये दल आपके नेता आपके यहाँ आए थे उस समय ये इनकी क्या वैल्यू हुआ करती थी। तो ये दोहरा रवैया, अपने लोगों के लिए अपमानजनक शब्द, ये समाजवादी पार्टी का ये मूलभूत चरित्र है। क्योंकि हमने देखा है इसके पहले कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया राहुल गांधी जी के साथ, वो भी असफल रहा। बसपा के साथ भी इन्होंने गठबंधन किया, वो भी असफल रहा। और बाद में छोटे दलों से इन्होंने गठबंधन किया, राजभर जी के साथ किया, केशव मौर्य के साथ किया। बाद में बेइज्जती करके उनको उनसे गठबंधन तोड़ा, चिट्ठी लिख करके कहा कि जहां आपको जाना हो चले जाइए। यहां तक कि जो गाड़ियां गिफ्ट करी गई थी उनको छिनवा लिया गया। तो इस तरीके से बेइज्जत करके जब आप अपने साथ सहयोगियों को आप निकालेंगे तो आपके साथ कौन रहेगा। और समाजवादी पार्टी के नेता आपको बता दें, आज लोकसभा में 3 सीटें उनकी मात्र है वो, और कांग्रेस की मात्र 1 सीट है लोकसभा में। यूपी में 80 सीटें आती हैं और हम इस बार इस दावा करके चल रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो नेता है, ईमानदार नेता है, देश का एक गरीब का बेटा, पिछड़े समाज से आने वाला नेता नरेंद्र मोदी है, जिसने देश की सीमाएं को सुरक्षित किया है, जिसने देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं होने दी है, जो आज विश्व में हर जगह भारत की जो है झंडा बुलंद कर रहा है। हर विश्व के हर मंच पे आज भारत को बुलाया जा रहा है। यह सम्मान आज के पहले कहां मिलता था। आज G20 के दस्ता भारत के पास है। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि G20 के हम सदस्य भी बनेंगे। आज भारत अध्यक्षता कर रहा है। यह एक सक्षम नेतृत्व की पहचान है। भारत की अस्मिता और उसकी अखंडता को जो उन्होंने वहां पर दिखाया है, ये उसका एक नरेंद्र मोदी जीता जाता उदाहरण है, जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं है, जिन्होंने सिर्फ गरीब जनता को अपना परिवार माना। 80 करोड़ गरीब जनता उनके साथ में खड़ी है। एक मैं ये कहूंगा कि भारत की 140 करोड़ जनता का नेता अकेले नरेंद्र मोदी जी है। जी भुवन जोशी जी खुश नहीं है, इसी वजह से आपकी पार्टी से लोग निकल कर जा रहे हैं बीजेपी में।
देखिए, आदरणीय मोदी जी ने देश को क्या क्या गिफ्ट करा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मणिपुर में औरतों की नग्न परेड कराने का काम का श्रेय मैं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार को। मैं देता हूँ आदिवासी समाज के व्यक्ति पर इस आधुनिक काल में मूत्र किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में। मैं आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनको मानता हूं कि उन्होंने किसानों पर जो थार चढ़ाई, वो काम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, हाथरस में जो दलित की जो बेटी है उसको जिंदा जलाया। ठीक है भुवन जोशी जी, ये तमाम मुद्दे हैं। मणिपुर का आपने जिक्र किया, ये घटना निंदनीय है, लेकिन बात यहाँ पार्टी की टूट को लेकर हो रही है। आलोक अवस्थी जी ने आपकी पार्टी को लेकर कहा कि लोग खुश नहीं है इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अभी चुनाव खड़ा होने दीजिए, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। ये तो चुनाव के समय में चलता है। जो राजनीति लंबे समय से चल कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि चुनाव में ये होता रहता है। और मैंने आपको बताया 2024 का जो चुनाव है, देश का चुनाव है। देश की जो घटनाएं हैं, ये विश्व के पटल पे जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भारत की थूथू कराई है, इसका जवाब भारत देश की जनता देगी। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो आप जरूर कहिएगा, लेकिन सवाल आपसे भी, कांग्रेस अपने आप को कहां स्टैंड करती है? कोई बड़ा चेहरा नहीं और किसी तरह की राजनीतिक हलचल नहीं। मैडम, आपको शायद वस्तु स्थिति का अवगत है। अभी आपने खाली उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होते, हिमाचल का चुनाव भी चुनाव होता है, कर्नाटक का चुनाव भी चुनाव होता है, जहाँ 40% की कमीशन की सरकार को साफ कर दिया जाता है, जहाँ प्रोपेगेंडिस्टों को भगा दिया जाता है। और पूरा देश देख रहा है। ये कह रहे थे अभी कि साहब कहते हैं, मित्रों मैं गरीब घर से आता हूँ और जब तक भारत के 140 करोड़ लोगों को गरीब नहीं बना दूंगा तो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, सत्ता छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ये इनका नारा है कि गरीब बनाऊंगा, सबको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब आप आ जाइए मणिपुर पर। मणिपुर पे कितनी दुर्दशा है, ये उल्टा पहली बार है, कितना हास्यप्रद है। महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है और सत्ता पक्ष के एमपी धरने पर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के एमपी महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ रहे हैं। अजय वर्मा जी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसका जिक्र होना चाहिए। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, बात हो रही है कि किस तरह से अभी पार्टियों में टूट है और बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ा रही है। जरा बताएं अजय वर्मा जी कि कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश में कहां स्टैंड करती है? आगामी चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है, किस तरह से तैयारियां? देखिए, हमारे देश में खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने। भाजपा पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हमने सम्मान दिया। इन्होंने क्या करा, अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति तो बनाई, लेकिन संसद का उद्घाटन में नहीं बुलाया, और तो और मंदिर के गर्भगृह में नहीं आने दिया। और कहाँ है वो मायावती जी? पता है 1,89,700 मुकदमे SC एंड ST के ऊपर दर्ज हुए हैं और बहन जी ने गिरवी रख दिया अपने आप को। इनकी बी टीम के रूप में काम कर रही हैं बहन जी आजकल। अजय जी, आप मुझे, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप सवाल से मुझे भटका दे रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करूंगी। इंद्रजीत सिंह टीटू प्रवक्ता RLD हमारे साथ। उत्तर प्रदेश, ठीक है, चलिए जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में रोज सारी पार्टियों से लोग कूट के आकर संविधान सभा का हर जिले में मीटिंग चल रही है और काफी लोग, रोज 2,000-3,000 लोग कांग्रेस से, उसकी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। हमारी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी, राहुल। अजय जी बने रहे, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए। प्रतिक्रिया पहले ले लेती हूँ। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, प्रवक्ता RLD, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत जी, टूट सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, आपके भी नेता, आपके भी पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी में जा रहे, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, इसके पीछे वजह क्या, टूट की वजह क्या है? मेरी छोटी बहन, कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से बात पूछना चाहता हूँ। 9 साल का जो राज का सुख इनके नेताओं ने लिया है और 6 साल का यूपी के नेताओं ने लिया है। आज उनका सुख जो है वो चुनाव के टाइम पे वो कहाँ चले गए? आज दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके इनको अपने जो नेता लेने पड़ रहे हैं और इनको कार्यकर्ता लेना पड़ रहा है और विधायक लेने पड़ रहे हैं। इनका अपने जो सुख भोग रहे 9 साल से और 6 साल से, वो कहाँ चले गए? आप देखिए, क्योंकि इनको पता है कि इनके नेता, इनका सांसद, इनका विधायक अब पब्लिक के बीच में जो कह के आया था वो किस तरीके से फेस करेगा, क्योंकि कोई भी वायदा तो पूरा नहीं करा। इन्होंने जो MSP पे बिल लाने की बात करी थी
वो बिल लाए नहीं, ये किसानों के बीच में कैसे जाएंगे? इन्होंने 140 रुपए किलो टमाटर बेच दिया। ठीक है इंद्रजीत जी, बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन टूट जो हो रहा है पार्टियों में, जो आपके जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, इस पर मैंने आपसे सवाल किया था। हमारे साथ अनुपम मिश्रा भी जुड़े हुए, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार है आप, जरा ये जो पूरे बीजेपी जो है लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रखी है और ये सिलसिला सिर्फ यही खत्म होने वाला नहीं है, इसे कैसे देखते हैं, क्या समझा जाए इससे? देखें, गठबंधन का युग है, सारी पार्टियां गठबंधन में लड़ेंगी और जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, वो भी आप किसी न किसी चुनाव के ठीक पहले आप किसी न किसी एक कोलिशन के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आपको चुनाव के पहले तमाम लोग पार्टियां बदलते हैं, लेकिन इसका जो एक जमीन पे कितना असर पड़ता है नहीं पड़ता है वो तो हम लोगों ने 2022 में भी देखा है। पर इससे ये समझ में आता है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनको हवा किधर की बहती नजर आ रही है, ये एक सोचने की बात है। एक बात और देखें, आपकी कांग्रेस जो कि इस गठबंधन का एक मेजर हिस्सा होने वाली है, वो कहीं अलग अलग स्टेट्स में कहीं ममता से उलझी हुई है, कहीं केजरीवाल से उलझी है, कहीं अखिलेश से, तेजस्वी से, स्टालिन तक से उलझी है। आप इतना बड़ा गठबंधन भाजपा के लिए बना रहे हैं, केसीआर, नवीन पटनायक, जगन मोदी उसका हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से मायावती उसका हिस्सा नहीं है। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, वो गिरवी बता रहे थे मायावती को और ब्लैकमेल बता रहे थे। तो अब ऐसे में अगर मायावती अगर इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो रही है, सपा से आपकी बन नहीं रही है और मायावती आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हर जगह असर डालती नजर आती हैं, तो कुल मिलाकर आप जिन हालात में हैं उसमें इनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक स्थायी गठबंधन लाना पड़ेगा। जो नजर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज जो लोग 18 लोग आपने देखा पार्टी बदल के गए, वो उसका आप एक बार आप कॉम्बिनेशन देखिए, 5 यादव, 4 दलित, 3 सवर्ण, गैर यादव पिछले 6, उसमें 8 पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, 5 पूर्वांचल से, 2 बुंदेलखंड से, 3 मध्य से। तो ये जो एक आपको ठीक है अनुपम जी, आप हमारे साथ बने रहे। अजय मिश्रा वर्मा जी, आपके पास आऊंगी, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे आप सब हमारे साथ। प्रस्तुतकर्ता ये तो भाजपा का आईटी सेल, ये प्रोपोगंडा, इनका मित्र मीडिया ये दिखा रहा है कि ये लड़ रहे हैं, इनमें विचार नहीं है, इनमें तालमेल नहीं। हमारा सारा ताल बन चुका है, तालमेल हो चुका है। लोकसभा में आज देखिए, आप पार्टी के सांसद के ऊपर सारे विपक्ष ने एक बैठक की और जवाब दिया कि हम बताएंगे कल को, क्योंकि चर्चा से भाग रहे हैं। ये बेटियों के खिलाफ जाते हैं, ये महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के बलात्कारी इनके एमपी हैं, इनके बाबा हैं, इनके विधायक हैं। और किस तरह से मणिपुर में नग्नता का प्रदर्शन हुआ, भारत शर्मसार हुआ है। और मैं आज तक देखिए, हमारे यहाँ एक मंत्री ने जरा सा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया तो उसको बर्खास्त कर दिया, और 2 घंटे में हमने रिपोर्ट जो बलात्कार हुआ हमारा जोधपुर में, भयंकर घटना थी। और आपको पता है उसमें जो 3 लोग गिरफ्तार करे हमने, वो तीनों एबीपी के कार्यकर्ता है। अब ये इनका बीजेपी का ट्रोल सेल, अमित मालवीय, स्मृति ईरानी, सब चुप पे, कोई नहीं बोल रहा है कि राजस्थान में क्या हुआ, क्योंकि वो एबीपी के कार्यकर्ता तीनों निकले हैं। तो हमने 2 घंटे में अरेस्ट करा, इन्होंने 77 दिन में भी अरेस्ट नहीं करा। ठीक है, बाद भी मणिपुर पे ठीक बोलते नहीं है। सवाल आपने उठाए, उत्तर प्रदेश के मद्देनजर बताएं। हम ये बताएं उत्तर प्रदेश के लिए कि हम मजबूती से समान जुटा करके लोगों के साथ सरकार बनाएंगे और फिर देश से इन प्रोपोगंडिस्टों को देश से भगाएंगे। ये महंगाई वाली सरकार है, ये देश के महिलाओं के खिलाफ सरकार है, युवाओं को रोजगार देने वाले के खिलाफ सरकार है, ये केवल अडानी को बढ़ाने वाली सरकार है। 20,000 करोड़ रुपए नहीं बताए कहां से आए, अब दूसरों की बात करें। ठीक है अजय जी, इंद्रजीत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जो भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कह रहे कि उनके काम से प्रभावित है। मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी, आलोक जी आपके पास आऊंगी। इंद्रजीत जी, आपने मेरी हाँ जी बोले। मेरी बात बीच में ही रहेगी तो बहुत छोटा अब मौका दिया बहन आपने मेरे को। बिल्कुल बोलिए, आपको पूरा मौका दे रही हूँ। सवाल आपसे है, आपके पास वक्त है, बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, तो मुद्दा मैंने चालू करा था कि ये लोग आज अपने नेता को, अपने सांसद को
जनता के बीच में ना भेज के ये बाकी पार्टियों के लोग सबके बीच में ले रहे हैं अपना इनका विधायक, क्योंकि जो वायदे जो इनके कैंडिडेट योगी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा लेके पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में, व्यापारियों के बीच में जो वायदे करके आए थे, सारे वायदे से साबित हुए। ना तो इन्होंने रोजगार दिया, ना इन्होंने किसानों से गन्ने का केवल केंद्रीय मंत्री बैठ के दिल्ली प्रधानमंत्री के साथ 10 रुपए रेट बढ़ाया, 15 दिन का वायदा करा, आज आप पेमेंट 15 दिन में कर नहीं रहे। आपने किसान के ट्यूबवेल के ऊपर बिजली के मीटर लगा दिए। और इसका ऐसा वायदा नहीं है कि आप व्यापारी ले लो, जीएसटी की मार कभी 18%, कभी 28%। इनको अंदर से घबराहट ये है कि पब्लिक आपको ये पोस्टर लगने वाले हैं कि बीजेपी के नेता की इस गांव में, इस शहर में एंट्री नहीं है, इसलिए चेहरे बदल के दूसरी पार्टियों को, नेताओं को अपने आप बता रहे हैं, उनको पब्लिक के बीच में भेजना चाह रहे हैं, इसीलिए दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। अब से जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। जनता जो रिएक्ट करेगी वो चुनाव में जाके वोटिंग मशीन पर जाके रिएक्ट करेगी। इससे पहले जनता कुछ नहीं दे रही इनके वायदों को। और जैसे काम मुझे बताए 4 स्मार्ट सिटी बनी है, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। जितनी बातें मैंने कही है इनमें से सारी बातों का टीटू जी, यानी कि आपकी पार्टी में सब खैरियत है और जो नेता अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो बात है, आदमी का आपको यही पार्टी ने सिंबल किया, आपको जिताकर आप देखिए ना, विपक्ष में रहकर अगर आप चुनिंदा यूपी में से के विधायक आए हैं, तो आप चौधरी चरण की नीतियों को लेकर, आप जयंत चौधरी की भाईचारे की नीति को लेकर, आप चौधरी अजीत सिंह जी की कार्यशैली को लेकर जनता पीछ सके और आपको वोट मिला। आपने आज पार्टी के साथ धोखा कर दिया। इसके मतलब आप कहाँ खड़े? आपके लिए तो अपना भला करने के लिए आए ना, आपके लिए पार्टी तो कुछ हुई नहीं, तो क्या बीजेपी का कैसे विश्वास होगा? इसको छोड़ के वो किसी जगह सत्ता का चेंज होती है तो ये लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, वो समझना चाहिए। ठीक है आलोक जी, क्या आप कहना चाह रहे थे? और जिस तरह से मिशन 80 को लेकर बीजेपी एक्टिव है, सेंधमारी जारी है, क्या ये आगे भी इसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक पार्टियों पर जारी रहेगा? देखिए, मेरे अगेंस्ट 3 लोग हैं, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। इंद्रजीत सिंह टीटू जी आज बीजेपी के बारे में बहुत बेकार बातें कह रहे हैं। आपको पता है, आपकी ही पार्टी हमारे साथ गठबंधन सरकार में रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में। 2009 में चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और बाद में जाकर यूपीए में मिल गए थे। तो ये मत कहिए कि कौन किसके साथ रहा है और कौन किसके साथ नहीं रहा है। समय समय देख करके नेताओं ने पलटी मारी है और आपके नेताओं ने भी पलटी मारी है। क्या कारण है कि गठबंधन से चुनाव लड़े, सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, सबका सब आपसी गठबंधन था। 2019 में क्यों नहीं आप जो है जीत पाए? क्या कारण है? किसी एक आपका खाता भी नहीं खुल पाया? तो इस तरह की बातें मत करिए कि जो है एक उंगली आप उठाइए और 3 उंगली आपकी तरफ उठे। यह सीधी सी बात है, जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको वोट देती है। ये 5 स्टार कल्चर का नेता तो नहीं है। यहाँ पे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का जमाना नहीं गया। जो 365 दिन काम करेगा, 24/7 जनता के बीच में रहेगा, वो जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत रही है कि हमारे नेता छुट्टी बनाने विदेश नहीं जाते हैं, बराबर जनता के बीच में रहते हैं। दूसरा, मैं बात कांग्रेस के नेता की करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके मंत्री ने खुद इनके ऊपर कहा कि महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में विधानसभा के अंदर एक सरकार का मंत्री कह रहा है, और उसके बाद इनका खुद का मंत्री इनको बेनकाब कर रहा है। उसने कहा कि हमारे यहाँ महिलाएं असुरक्षित है। इनकी कांग्रेस की विधायिका मदेरणा है, उसने आरोप लगाया कि मैं खुद विधायिका होने के बाद असुरक्षित महसूस करती हूँ कांग्रेस की राजस्थान सरकार के अंदर। तो ये किस तरह की सरकार है? और आज तो वो मंत्री जो एक लाल डायरी भी लेके गया था, करोड़ों रुपए का इसमें हिसाब है, उसकी गाड़ी छीन ली है इन लोगों ने, लेकिन वो भी अभी वो मत रखेंगे, उनके पास दूसरी डायरी का उसका एक प्रूफ है। तो यहाँ पे जिस तरह की महिलाओं के प्रति जो अत्याचार की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको अफसोस है और उससे घृणित घटना नहीं हो सकती है और हम दूसरे किसी को छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई हो रही है। और जहां तक की चर्चा की बात है, आज गृह मंत्री जी ने कहा कि जो है हम संसद में बहस चाहते हैं, पार्टियां आए और बहस करें आकर के।
क्यों भाग रहे हैं ये बहस से? इनको जवाब देना चाहिए। खाली राजनीति करने के लिए मणिपुर में अगर कोई घटना हुई है तो उस पर तो ये चर्चा करेंगे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है, जो राजस्थान में घटना हो रही है, जो बिहार में घटना हो रही है, उस पर चर्चा नहीं होगी। बिकॉज जो बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, खुलेआम जो जिनका वीडियो नहीं आ पाया है लेकिन आरोप लगे हुए हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी। क्या वो देश की बेटियां नहीं है? आप हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी, एक अहम सवाल आपसे। बीजेपी जो है वो पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही है और पूर्वांचल की 26 सीटें जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा है। जरा ये समझाने की कोशिश करें, सियासी समीकरण को समझाएं, और जिस तरह से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, जिस तरह से डिमोलिशन दूसरी पार्टियों का जारी है, अपने पार्टी में जो है लोग दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल कर रही है, नेता को शामिल कर रही है, तो कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, सीएसडीएस के डेटा बताता है कि 2014 और 2019 में बड़ी संख्या में यादव वोट भी भाजपा को चला गया था। इसका कारण ये है कि जब यादव मतदाता देखता है कि समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने की या बदलने की पोजीशन में नहीं है, तो उसको उसका अपना एक राष्ट्रवाद का भी उसका एक अपना कलेवर है। और उसमें आपने देखा 2019 में 26% तक सीएसडीएस कहता है। रही बात गैर यादव पिछड़ों की, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़ों को अपने से जोड़ने में लगातार असफल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़े, आज वो आपको भाजपा के पाले में वापस खड़े नजर आ रहे हैं। चौहान, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, सब एक एक करके आपने देखा है, सब में सपा से दूरी में। एक स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ अवश्य हैं, और वो जितनी बार बयान देते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत तो लाभ होता है, समाजवादी पार्टी का नुकसान होता है, और सपा उनको किसी भी तरह से संयमित और जिसे कहना चाहिए डिसिप्लिन में नहीं रख पा रही है, लगातार बयान देने के बावजूद। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो एक सबसे बड़े एक फैक्टर पे जो एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी पार्टी से जिसे कहना चाहिए बंधुआ नहीं है, जुड़ा नहीं है, वो है गैर यादव पिछड़ों का। और ये गैर यादव पिछड़ों का वो एक वर्ग है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी अपने को पिछड़ा बताते हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह का एक्सपेरिमेंट करती है। तो ये एक जिसकी वजह से अपना दल को और अपना दल मेरावादी को आप प्रोमिनेंस में देख रहे हैं, जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर से लेके निषाद पार्टी से लेके तमाम छोटे छोटे दल आपको समझ में आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को अपने साथ जिस तरह जोड़ रही है, समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी को खास तौर से और बसपा को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई कोलिशन इकट्ठा करना चाहिए। बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई भी कोलिशन उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है, भुवन जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखें। और एक सवाल मेरा भी कि बीजेपी जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनका कहना कि वो बीजेपी के काम से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित है, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से। वो ये कह रहे थे कि विपक्ष के नेता की तरह हमारे नेता छुट्टी मनाने के लिए विदेश नहीं जाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस और जापान का दौरा कर रहे थे, और वो कहते हैं कि मैं 56 इंच का मेरा सीना है, लेकिन वो 26 प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए गए थे, देश के प्रधानमंत्री देश के लिए गए थे, फौरन छुट्टियां मनाने नहीं गए थे। ये उनका काम है, वहां पर जाना, दोनों देशों के संबंध स्थापित करना। वहां तमाम जो है आज जो है वहां से ड्रोन लेकर के आ रहे हैं, कई और चीजें आ रही है अमेरिका से, फ्रांस से जो है हमारे शिप के लिए जो है जहाज आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री जैसे पद के ऊपर जो आप इस तरह की बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। अखिलेश यादव की नहीं लंदन छुट्टी मनाता है, इसीलिए आप सदन में सुन सकते हैं, न टीवी में सुन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर जलाने में केवल भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, मणिपुर को जलाने में केवल आपकी। ठीक है, एक एक कर बोलिए। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। आज बीजेपी का कुनबा बढ़ा है, 18 बड़े कद्दावर नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, और ये सिलसिला यही थमने वाला नहीं है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आज इस डिबेट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें।